तो गाइस वेलकम हो गया आप सबका एक न्यू मर्डर मिस्ट्री के अंदर। उम्मीद है आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी किया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ ब्राज़ीलियन मर्डर मिस्ट्री। तो दोस्तों, ब्राज़ील का एक शहर रियो जो अपने कार्निवल के रंग और रक्स के लिए बेहद मशहूर है, लेकिन इस साल एक दर्दनाक मोड़ आया जब एक मशहूर ब्राज़ीलियन फैशन मॉडल जिसका नाम इज़ाबेला कोस्टा है, जो कि ब्राज़ीलियन बीच कार्निवल फेस्टिवल से अचानक गायब हो जाती है। लोगों ने उसको आखिरी बार एक डैज़लिंग सांबा डांस करते हुए देखा था, जो कि अपने बॉयफ्रेंड मैक्रो सिल्वा के साथ डांस कर रही थी। वहाँ पर जो कैमरास लगे हुए थे, उस कैमरास ने उनकी आखिरी मुस्कुराहट नोट की थी। उसके बाद अचानक खाली साइलेंस, और यहाँ से सीन चेंज होता है और अगली सुबह इज़ाबेला का फ़ोन एक गली के कॉर्नर से टूटा हुआ मिला, और उस फ़ोन के साथ एक ब्लड स्ट्रेन्ड फेदर मास्क भी मिला। अब यहाँ से सीन चेंज हुआ और सबसे पहले पुलिस ने मैक्रो को उठा लिया और उससे पूछताछ की। तो पूछताछ के दौरान मैक्रो ने बताया कि मैं सो गया था और जब मैं वापस उठा तो इज़ाबेला वहाँ नहीं थी, वो उस टाइम गायब हो चुकी थी। लेकिन सीसीटीवी ने उसे कार्निवल के बाद एक शेडी बिल्डिंग में एंटर करते हुए देखा था। तो दोस्तों, बिल्डिंग में एंटर होते हुए इज़ाबेला के पास एक बैग था और उस बैग में शायद इज़ाबेला के कपड़े थे। अब यहाँ से सीन चेंज हुआ और मैक्रो का बैकग्राउंड चेक हुआ तो पता चलता है कि मैक्रो के पास काफ़ी सारी हिडन वेल्थ थी, यानी कि मैक्रो एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड का आदमी था और उसके पास काफ़ी पैसा भी था। और ये भी पता चला कि उसने पहले भी एक मॉडल के साथ अफेयर रखा था, जो कि अचानक डिसअपेयर यानी कि गायब हो गई थी। अब यहाँ से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और एक प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर रेमोस का नाम सामने आया, जो कि एक अंडरग्राउंड कॉस्मेटिक सर्जरी रैकेट चलाता था। रैकेट यानी कि एक प्रॉपर सर्कल रन करता था। इस क्लिनिक में मॉडल्स को ट्रांसफॉर्म किया जाता था, यानी कि उनकी शक्ल सूरत बदल दी जाती थी और उन मॉडल्स का असलियत से कनेक्शन बिल्कुल मिटा दिया जाता था, यानी कि फिश ख़त्म कर दिया जाता था। तो अब यहाँ से सीन चेंज होता है और पुलिस एक टिप मिलने पर एक पुराने फवेला यानी कि एक स्लम एरिया के अंदर दाखिल होती है, और उस स्लम एरिया के अंदर पुलिस को एक छुपा हुआ इलीगल क्लिनिक मिलता है जहाँ पर ये सब काम होते थे। और पुलिस को उस क्लिनिक के अंदर एक डीप फ्रीज़र मिला, यानी कि एक बड़ा फ्रिज। जब उन्होंने उस फ्रिज को खोला तो उस फ्रिज में एक औरत की लाश थी। तो जब पुलिस ने उस लाश का डीएनए टेस्ट करवाया तो सब लोग शॉक्ड रह गए, क्योंकि वो लाश इज़ाबेला की नहीं थी। और साथ ही पुलिस को उस लैब में से एक छोटी डायरी में मिली जिसमें लिखा हुआ था, शी नोज़ एवरीथिंग, इफ़ शी स्पीक्स वी ऑल फॉल, यानी कि वो सब कुछ जानती है और अगर उसने मुंह खोला तो हम सब मारे जाएंगे। अब यहाँ से सीन चेंज हुआ और मैक्रो ने पुलिस के आगे सब कुछ कन्फेस किया कि ये इज़ाबेला ने हमें एक्सपोज करने की धमकी दी थी। और साथ ही उसने ये भी बताया कि जब डॉक्टर ने इज़ाबेला को फोर्स किया था तो उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था कैमरे के अंदर। और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी पता चला कि इज़ाबेला ने अपने डिसअपेरेंस यानी गायब होने से एक दिन पहले एक लॉकर रेंट किया था सिटी के एक मॉल में। और जब पुलिस ने उस लॉकर को खोला तो अंदर एक पेन ड्राइव थी जिसके अंदर सारी रिकॉर्डिंग्स थी, यानी कि वीडियोस थे। इज़ाबेला ने अपने फ़ोन से सीक्रेटली सब कुछ रिकॉर्ड किया था, डॉक्टर का ऑपरेशन रूम और साथ ही मैक्रो का कन्फेशन और एक लिस्ट ऑफ मिसिंग मॉडल्स भी। उसके बाद पुलिस ने उस दिन रेड किया और मैक्रो और डॉक्टर को दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। अब मीडिया में इस बात का हंगामा मच गया, लेकिन असली ट्विस्ट उस वक्त आया जब एक जर्नलिस्ट ने बताया कि इज़ाबेला अभी तक ज़िंदा है, और साथ ही ये भी बताया कि इज़ाबेला ने खुद अपनी मौत का नाटक रचाया था ताकि वो इन दोनों को पकड़वा सके। और ठीक 14 दिन के बाद इज़ाबेला ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें आकर सब कुछ बता दिया, और उसने कहा कि मैं सिर्फ एक मॉडल नहीं थी, मैं उन सब मॉडल्स की आवाज़ थी जिनका कोई नाम नहीं बचा। अब यहाँ पर केस बंद हुआ और दोनों क्रिमिनल्स को लाइफ सेंटेंस मिला और इस कार्निवल को दोबारा कंटिन्यू किया गया, लेकिन इस बार सबके चेहरे पर मास्क था, नफ़रत का नहीं, हक के लिए जीत का।
तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें और कमेंट्स में ये भी बताएं कि आपको अगली स्टोरी किस बारे में चाहिए।